गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का नेपोलियन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनियन बजट के 50 मोस्ट एमसीक्यू जो आपकी आने वाली आरएस एग्जाम, पीएसआई एग्जाम और यूएससी नेट और सेट इकोनॉमिक्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसके हम टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे और 50 क्वेश्चन आने वाले पार्ट में करेंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसने प्रस्तुत किया? और इन क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रहेगा कि आप जीरो से लेकर के टॉप तक, यानी कि इसमें इजी से इजी क्वेश्चन भी रहने वाले हैं और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो आप एक दो क्वेश्चन देख के ऐसे अंदाजा न लगाएं कि ये ऐसा ही वीडियो होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण। में हमेशा पेश कौन करता है? बजट फाइनेंस मिनिस्टर करता है, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी अपने? निर्मला सीतारमण जी। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किस तारीख को पेश किया गया था? किस तारीख को पेश किया गया था? 1 फरवरी 2026 को। पहले किस तारीख को पेश किया जाता था? पहले 17-18 से पहले कब पेश किया जाता था? लास्ट डे ऑफ फरवरी, यानी कि लास्ट डे ऑफ फरवरी होता था तब बजट पेश किया जाता था। और 2017-18 के बाद में कब से पेश किया जा रहा है? 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। तो 26-27 का बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2026 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण का लगातार कौन सा केंद्रीय बजट था? यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था जो लगातार कौन सा बजट था? 9वां बजट था। और सबसे ज्यादा बार किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने किया है। कितनी बार किया है? 10 बार। चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 को किस भावना या किस विषय से प्रेरित बताया गया? इसमें सबसे ज्यादा किन किन की बात की गई है? वैसे बजट में हमेशा बात सभी की जाती है, लेकिन एक स्पेशल फोकस एरिया होता है। तो यूनियन बजट 2026-27 का फोकस एरिया कौन सा है? युवा शक्ति। यानी कि जो बजट बनाया गया है वो किसको ध्यान में रखकर के बनाया गया है? युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 का मार्गदर्शन कितने कर्तव्य के द्वारा किया गया? मतलब 2025-26 वाले बजट में कितने कर्तव्य बताए गए हैं? कितने कर्तव्य बताए? 3 कर्तव्य बताए हैं। 26-27 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? ये मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको आने वाली एग्जाम में मिल जाएगा। कौन सा है? राजकोषीय घाटा। पहले बात, राजकोषीय घाटा कौन सा होता है? यानी कि सरकार ने उधार को छोड़ करके जो जितनी भी प्राप्तियां हुई हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस उधार को छोड़कर जितनी भी प्राप्तियां हुई हैं, वो कौन सा घाटा कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। वो कितना है? जीडीपी का कितना परसेंट है? 4.3%। कौन से फाइनेंशियल ईयर की है? 2026-27 के लिए। 2025-26 के लिए कितना था? 2025-26 के लिए कितना था? 4.4% ऑफ टोटल जीडीपी। 2025-26 का संशोधित अनुमान रिवाइज एस्टिमेशन में राजकोषीय घाटा कितना था? 4. अभी बताया मैंने 2025-26 के लिए कितना था? 2025-26 के लिए 4.4%। बजट अनुमान 2026-27 में ऋण जीडीपी अनुपात, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है? किसके लिए? 2026 और 27 के लिए कितना है? 55.6%। और 2025-26 के लिए कितना है? 56.1%। ये किसके लिए है? 2025-26 के लिए। और 2026-27 के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है? 55.6%। सरकार का लक्ष्य ऋण जीडीपी अनुपात को लगभग 50% ±1% कब तक लाना है? यानी कि इस बार सरकार ने कहा कि हमारा जो आने वाला डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 50% ±1%। लेकिन कब तक होना चाहिए? मार्च 2031 तक। उसकी डेडलाइन क्या है? मार्च 2031। अगला क्वेश्चन है, 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना बजट
किया गया, यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, यानी कि, और ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो बजट होता है, जो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, हमेशा बैलेंस होता है, यानी कि जितना एक्सपेंडिचर होता है उतना ही क्या होता है, रिसिप्ट होती है। चाहे रिसिप्ट अपन सरकार क्या उधार लेके करे, लेकिन जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना ही क्या होंगे, उसकी रिसिप्ट होंगी। तो टोटल बजट का साइज क्या था, 53.5 लाख करोड़ रुपए था, और उसमें टोटल उतना ही, जितना पैसा आएगा उतना ही वो खर्च करेंगी। तो खर्चा कितना हो गया उसका, 53.5 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय कितना, बजट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 2026-27 में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 12.2 लाख करोड़। कितना है, 12.2 लाख करोड़। इसको कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो पुल निर्माण में, सड़क बनाने में, हाईवे बनाने में, डैम बनाने में यूज में लिया जाता है, उसका कौन सा बोलते हैं, पूंजीगत व्यय। प्रभावी पूंजीगत व्यय, पहले बात तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते किसे हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन ने देखा पिछले क्वेश्चन में, और अब ये आ गया कौन सा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बता दिया कि जो रोड बनाने में, पुल बनाने में किसके द्वारा खर्च किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाएगा। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस GOCA, ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स, यानी कि राज्यों को जो अनुदान दिया गया उस अनुदान में से कितने रुपए का सरकार, राज्य सरकारों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, यानी कि कितने रुपए से उन्होंने सड़क निर्माण किया, बांध का निर्माण किया अपने अपने राज्यों में। जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा 12.2 लाख करोड़ रुपए, ये तो कितना हो गया, ये तो कितना सरकार का हो गया, ये तो क्या हो गया, सरकार का हो गया, केंद्र सरकार का। और GOCA ये तो होगा 12.2 प्लस 4.9, जो GOCA है वो कितना है, बजट का, बजट 2026-27 का कितना है, 4.9 लाख करोड़। तो टोटल कितना आ जाता है अपने पास में, 17.1 या 17.15 लाख करोड़ रुपए। समझ में आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, जो पूंजी निर्माण के लिए खर्च होता है। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर जो पूंजी निर्माण के लिए खर्च कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2026-27 के लिए जीडीपी नाम मात्र, नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है। जीडीपी की ग्रोथ रेट दो प्रकार से नापी जाती है, एक तो रियल ग्रोथ रेट और दूसरी नॉमिनल ग्रोथ रेट। रियल ग्रोथ रेट में प्राइस इफेक्ट शामिल नहीं होता है, जबकि नॉमिनल इफेक्ट में क्या, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट शामिल होता है। यानी कि यहाँ पे करंट प्राइसेस को कंसीडर किया जाता है। वो कितना परसेंट है, ग्रोथ रेट कितनी है, 10% अकॉर्डिंग टू 2026-27 के बजट के। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है। अभी यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, 2025-26 के फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, और कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं, रियल जीडीपी की। कौन सी जीडीपी की, रियल जीडीपी की। कितनी है, 7.4%। कितनी है, 7.4%। अब इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आगे किस तारीख की वास्तविक जीडीपी दर का अनुमान लगाता है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है 2025-26 के लिए, 6.1 से लेकर 7.2%। कौन से इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, 25-26 के लिए, और कौन से फाइनेंशियल के लिए बात की गई है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बात की गई है। किसमें की गई है, इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है। 26-27 के लिए राजस्व घाटे का लक्ष्य क्या है, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है वो टोटल जीडीपी का कितना रहने वाला है, कितना रहने वाला है, 1.5%। अब रेवेन्यू डेफिसिट कहते किसे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो राजस्व व्यय होता है उसमें से जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसको घटा देने पर जो घटा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफिसिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और रेवेन्यू रिसिप्ट से
कम आ रही हैं, इसलिए उनको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। और 2026-27 के लिए घाटा कितना है, 1.5% ऑफ टोटल जीडीपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2026-27 में ब्याज भुगतान कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। यानी कि टोटल जो सरकार जो जैसे माना कि 100 रुपए खर्च कर रही है, उन 100 रुपए में से कितने रुपए अपने जो पुराने ब्याज अपने लोन लिए हुए हैं सरकार के, उन पर कितना वो ब्याज दे रही है, यानी ब्याज का भुगतान वो कितना कर रही है, कितना कर रही है, 20%। यानी सरकार के पास में यदि 1 रुपए की खर्चा हो रहा है, उसमें से 20 पैसे किस पे जा रहे हैं, पुराने जो उन्होंने लोन ले रखे उसका ब्याज भुगतान करने में। अगला क्वेश्चन है, 2026-27 में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का लगभग कितना परसेंट है। यानी कि अपने अभी रेवेन्यू डेफिसिट में देखा था ना, क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट का जो आ रही है उसमें ब्याज भुगतान का कितना हिस्सा है, जो अपने पास में जैसे 100 रुपए की रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है, माना रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, 100 रुपए है। अब इस 100 रुपए में ब्याज का भुगतान कितना जा रहा है, कितना परसेंट जा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था अपन ने, टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर में 20% आया था ना, वो क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर में जो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को मिला करके उस खर्चे में कितना है, 20% है। और जहां पे अपन देख रहे हैं कितना, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू प्राप्तियों में, रेवेन्यू प्राप्तियों में या रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कितना परसेंट है, 40%। कितना परसेंट है, 40%। अगला क्वेश्चन है, 2026-27 के लिए गैर ऋण प्राप्तियां उधार के अलावा लगभग कितनी अनुमानित हैं। यानी सरकार उधार के अलावा मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी जिनसे सरकार पर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है या जिनको सरकार को वापस नहीं लौटाना होता है, वो कौन सी हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। अब नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, जिनसे सीधी सीधी बात है, नॉन डेब्ट मतलब जिनसे सरकार पर कर्जा नहीं चढ़ेगा, मतलब जो सरकार की पीएसयूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, जैसे भेल हो गया, गेल हो गया। अब इनसे जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को सरकार को वापस थोड़ी करना होता है, वो प्रॉफिट तो सरकार का खुद का है ना, यानी कि वो प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स मिलकर के दोनों कितनी है, 36.5 लाख करोड़, यानी 36.5 लाख करोड़ है। अब टोटल कितना हो गया, 53.5 लाख करोड़। अब उसमें से 36.5 लाख करोड़ क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। ये ऐसे रिसिप्ट हैं जो सरकार को वापस नहीं करनी, या इन रिसिप्ट से सरकार पर कोई भी देनदारियां क्रिएट नहीं होंगी, कोई भी देनदारियां नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है, 26-27 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी कितनी अनुमानित है। यानी कि नेट बोरोइंग्स कितनी है, नेट मार्केट बोरोइंग्स कितनी है फ्रॉम डेब्ट सिक्योरिटीज, यानी कि जो ऋण प्रतिभूतियां उनसे कितनी है, 14.2 लाख करोड़। कितनी है, 14.2 लाख करोड़। फाइनेंशियल 2026-27 के लिए सकल बाजार उधारी कितनी। अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में नेट बोरोइंग्स की बात थी, और यहां पर कितनी है, ग्रोस बोरोइंग्स की। यहां पर क्या है, ग्रोस बोरोइंग्स। ग्रोस बोरोइंग कितनी है, 19.8 लाख करोड़। कितनी है, 19.8 लाख करोड़। अब आयकर अधिनियम 2025 कब लागू हुआ, सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2026 को लागू हो गया। बजट में बोला गया था 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। नई कर व्यवस्था के तहत कितनी वार्षिक आय तक पूर्ण छूट है। यानी कि अब जो इनकम टैक्स का नया जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है, उस व्यवस्था के तहत मेरी कितनी इनकम है तब तक मुझे छूट मिलती रहेगी, यानी इस इनकम से नीचे रहूंगा तो मुझे इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उसकी सीमा कितनी है, 12.75 लाख। कितनी है, 12.75 लाख। 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लागू सिफारिश किस वित्त आयोग की है। यानी कि ये किस आयोग के लिए 2026-27 से लेकर 2030 तक की सिफारिश आई है ना, फाइनेंशियल की। वो कौन सा फाइनेंशियल है, फाइनेंस कमीशन कौन सा है, 16 फाइनेंस कमीशन। अब इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद
पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ये कौन सा फाइनेंस कमीशन है? 16 फाइनेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र 30-31 तक 2030-31 तक अपना राजकोषीय घाटा किस स्तर पर लाए। यानी कि 16 फाइनेंस कमीशन ने राजकोषीय घाटे को कम करने की सिफारिश की है और कितना परसेंट तक लाने के लिए? 3.5% ऑफ टोटल जीडीपी। किसके लिए? ये सेंटर के लिए, ये केंद्र के लिए। और राज्यों के लिए कितना है? 3% ऑफ टोटल जीएसडीपी का। केंद्र के लिए 3.5% ऑफ टोटल जीडीपी, राज्यों के लिए 3% ऑफ टोटल जीएसडीपी। जी अगला क्वेश्चन वही आ गया। 16 वित्त आयोग ने राज्यों के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा क्या सुझाई है? 3%। कितनी सुझाई है? 3% ऑफ टोटल जीएसडीपी। बजट के संदर्भ में हाल ही में संपन्न हुआ मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ हुआ? यानी कि बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2026 को, तो उस टाइम में किसके साथ में एफटीए हुआ था? पहली बात जान लेते हैं एफटीए होता क्या है। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो दोनों देश होते हैं ना, वो वहां से आने वाली, जैसे अपने इंडिया में किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर क्या नहीं लगाएंगे अपन? टैरिफ नहीं लगाएंगे, या नॉमिनल टैरिफ लगाएंगे, या बहुत ही कम टैरिफ लगाएंगे, या जीरो टैरिफ लगाएंगे। इसी तरह वो देश भी अपनी वस्तुओं पर, अपने देश की वस्तुएं जाएंगे उन देश में, वो भी उस पर क्या नहीं लगाएंगे? टैरिफ नहीं लगाएंगे या टैक्स नहीं लगाएंगे। तो किसके साथ में हुआ था उस टाइम? यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी कि टोटल आउटले कितना कर दिया गया? बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 40,000 करोड़। कितना कर दिया गया है? 40,000 करोड़। अर्धचालक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को में क्षमता को गहरा करने के लिए कौन सा नया मिशन घोषित किया गया है? यानी सेमीकंडक्टर के लिए नई योजना लाई गई है, नया मिशन लाया गया है। वो कौन सा था? डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, या नेशनल एआई मिशन, या मेक इन इंडिया 3.0। कौन सा था? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। कितना था? 2.0। आने वाले अगले 5 वर्षों में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS तकनीकी के लिए कितना परिव्यय घोषित किया गया है? CCUS के लिए कितना टोटल आउटले दिया गया है? कितना एक्सपेंडिचर दिया गया है? 15,000 करोड़। कितना दिया गया है? 15,000 करोड़। चैंपियन एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाने में मदद के लिए कितनी राशि का समर्पित कोष प्रस्तावित किया गया है? पहली बात तो कि अपनी एक बात बताऊं कि बजट 2026 में एमएसएमई या एसएमई हो ना, उसको किस नाम से बोला गया? उनको किस तरह ग्रो करना है? एज ए चैंपियन ग्रो करना है। अब किसी को चैंपियन ग्रो करने के लिए तो आउटले भी चाहिए होगा ना, उसमें खर्चा भी होगा, उसमें एक्सपेंडिचर भी होगा। तो उसमें एक्सपेंडिचर के कितनी राशि दी गई? उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड ग्रोथ फंड बनाया गया है। ग्रोथ फंड बनाया गया है। वो कितना है? 10,000 करोड़ का। ग्रोथ फंड कितने का है? वो 10,000 करोड़ का। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है? जो इंडिया का सेल्फ रिलायंट फंड बना हुआ है ना, उसके लिए इस बार बजट में कितनी एक्स्ट्रा राशि दी गई है? कितनी दी गई है? 2,000 करोड़ दी गई है। कितनी दी गई है? 2,000 करोड़ दी गई है। प्रमुख केंद्रों के बीच में संपर्क बढ़ाने के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का योजना बनाई गई है? यानी कि कितने हाई रेल स्पीड नेटवर्क बनाए जाएंगे? कितने बनाए जाएंगे? 7। कितने बनाए जाएंगे? 7। रेशम, ऊन, जूट और मानव निर्मित रेशों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना घोषित की गई है? कौन सी योजना घोषित की गई है? राष्ट्रीय फाइबर योजना। कौन सी योजना घोषित की गई है? राष्ट्रीय फाइबर योजना।
बजट 2026-27 का लक्ष्य विनिर्माण की जीडीपी में हिस्सेदारी को किस दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर बढ़ाना है। मतलब 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको लॉन्ग टर्म में कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 25% ऑफ टोटल जीडीपी। बजट का दीर्घकालीन विजन 2047 के लिए लक्ष्य किस राष्ट्रीय लक्ष्य, यानी कि बजट 2026-27 का जो बजट आया है उसमें क्या बात कही गई है? विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 की थीम पर वो बनाया गया है। बजट में क्षेत्रों में अवसर तक समान पहुंच किस मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत बताई गई है? यानी कि बजट में कौन सा उनका पाथवे है वो किस तरह का होगा? सबका साथ सबका विकास। क्या होगा? टैगलाइन क्या है? सबका साथ सबका विकास। पूंजी बाजार को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किस नीति में बदलाव प्रस्तावित है? यानी कि जो पूंजी बाजार में एफडीआई जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? बदलाव किस योजना में बदलाव दिया गया? नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी। कौन सी है? नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी, गैर ऋण लिखित नीति। बजट में किस श्रेणी की व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य पोर्टफोलियो निवेश सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है? यानी कि पोर्टफोलियो की जो सीमा है ना, पोर्टफोलियो की सीमा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कौन सी किसके लिए आया? भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर रहने वाले लोगों के लिए जो पोर्टफोलियो की सीमा है ना, निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कौन सा समर्पित या इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने का प्रस्ताव है? कौन सा है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बजट 2026-27 के बाद भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि लगभग कितनी अपेक्षित है? कितनी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है 2026-27 के बजट के बाद में? उसका अनुमान लगाया गया, उसको एस्टिमेट किया गया। कितनी है 2026-27 के लिए? 7%। कितनी रहने वाली है? 7%। और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कितनी बताई गई थी? इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कितनी एस्टिमेट की गई थी? 6.8% से लेकर के 7.2%। ये किसमें किसके अकॉर्डिंग थी? ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग थी। किसके अकॉर्डिंग थी? ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। बजट 2026-27 में भारत को उच्च मूल्य वैश्विक देखभाल केंद्र ग्लोबल केयर हब के रूप में स्थापित करने के लिए किस क्षेत्र को उजागर किया गया है? यानी कि ग्लोबल केयर हब कौन से क्षेत्र को बनाना है? स्वास्थ्य क्षेत्र या मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म को क्या कर रहा है? बढ़ावा देना। उसको कैसे? एज ए ग्लोबल केयर हब के रूप में विकसित करना है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार किस सुधार के क्रियान्वयन से औपचारिकरण और श्रम गतिशीलता को सुधार की अपेक्षा है? नए लेबर लॉज आए हैं ना, न्यू लेबर कोड्स, 29 जो लेबर कोड थे पहले के जो बने हुए कानून थे उनको कितने में समाहित कर दिया? 3 कानूनों में समाहित कर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नए श्रम संहिता या न्यू लेबर कोड्स। पूंजीगत व्यय लगभग 11.2 लाख करोड़ से बढ़कर के 12.2 लाख करोड़ किन 2 वित्तीय वर्षों के बीच में हुआ? यानी कि ये 11.2 लाख करोड़ रुपए किस वित्त वर्ष का है? जो क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका? सेंटर का। और ये 12.2 लाख करोड़ कौन से फाइनेंस ईयर का है? ये तो है 2025-26 का है। और ये कौन से है? 2026-27 का है। तो कौन सी ईयर के लिए होगा? 2025-26 से लेकर के 2026-27 के लिए। यानी कि 2025-26 में तो कितना था? 11.2 लाख करोड़ रुपए, जो बढ़कर के कितना हो गया? 12.2 लाख करोड़ हो गया। बजट के बाद वित्तीय बाजारों की सतर्क प्रतिक्रिया मुख्यतः किस कर में वृद्धि के कारण हुई है? यानी कि जिस दिन बजट पेश किया जा रहा था उसमें उस दिन जो शेयर मार्केट है ना, उसमें जो फ्लक्चुएशन आई थी वो किस कारण से वो आई थी? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था या घटा दिया गया था? एसटीटी टैक्स को क्या कर दिया गया था? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये 2 प्रकार से लगता है, एक तो फ्यूचर्स पर, दूसरा
ऑप्शंस पे। तो फ्यूचर्स में तो क्या क्या कर दिया, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया था, और इसको कितना कर दिया था, इसको 0.1% से बढ़ा करके 0.125% कर दिया गया था, और इसको 0.05%, 0.02% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 0.05%। बजट 2026-27 को विकास में तेजी लाने और समावेशी विकास का केंद्रित भविष्योन्मुखी बजट, फ्यूचरिस्टिक बजट किसने बताया था, यानी कि बजट पेश होने के बाद में किसने बताया था कि जो 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया गया है वो कैसा फ्यूचरिस्टिक बजट है, किसने बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में परंपरागत रूप से कौन सा दस्तावेज पेश किया जाता है, यानी कि 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया गया उससे एक दिन पहले कौन सा डॉक्यूमेंट संसद में रखा गया था, कौन सा डॉक्यूमेंट रखा गया था, इकोनॉमिक सर्वे। हमेशा इकोनॉमिक सर्वे क्या आता है, एक दिन पहले आता है, बजट से एक दिन पहले आता है। 2026-27 के लिए 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को किस वित्तीय वर्ष के बाद से सबसे कम बताया गया है, यानी कि जो 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है, 4.3% रखा गया है। ये कौन से वित्त वर्ष के बाद में सबसे कम है, कौन से वित्त वर्ष, महामारी से पहले का, कोविड से पहले का। कोविड से पहले कौन सा फाइनेंशियल चल रहा था, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 19-20 सॉरी। पीआईबी के अनुसार 25-26 के लिए कुल व्यय का संशोधित अनुवाद, रिवाइज एस्टिमेशन क्या था, 25-26 का बजट के लिए क्या था, संशोधित अनुमान कितना था, 49.6 लाख करोड़। पीआईबी के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय का संशोधित रिवाइज एस्टिमेट किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना था, 11 लाख करोड़, कितना था, 11 लाख करोड़। तो दोस्तों ये आज हमने 50 क्वेश्चन देखे, इनका मैंने आप सभी को सीधा डायरेक्ट आंसर बताया ताकि आप लोगों का समय बचे, और इसमें बहुत से क्वेश्चन जैसे राजकोषीय घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी घाटा कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, और दूसरे अलग अलग योजनाओं के में कितना कितना बजट एलोकेशन किया गया है, इसका हम अगले पार्ट में जानेंगे।